हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज के वीडियो में हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उसमें हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पीछे क्या बेसिक आइडिया है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया था और हमने समझा था कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, सैटेलाइट डीएनए किसे कहते हैं, VNTRs के बारे में हमने समझा था। तो आज हम एक्चुअल स्टेप्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो टेक्निक यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ RFLP। RFLP का मतलब है रेस्ट्रिक्शन, फ्रेगमेंट, लेंथ, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हम स्टेप्स में समझेंगे कि कैसे बनाते हैं हम RFLP, ये फ्रेगमेंट्स कैसे जनरेट होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि सबसे पहले तो हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे डीएनए को। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ हम और समझ लेते हैं कि जैसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। जैसे कि समझ लिए कि कोई क्राइम सीन है, कहीं किसी का कोई मर्डर हुआ है या रेप हुआ है, तो उस जगह पर जाकर क्या करेंगे, जिसका मर्डर हुआ है उसके पास से कुछ सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मे बी उसके पास कुछ मर्डरर के हेयर फॉलिकल्स हों, उसके हाथों में फंसे हुए या उसके कपड़ों पे लगे हुए ब्लड स्टेन्स हों मर्डरर के, या कुछ उसकी स्किन की सेल्स हों। उन सैंपल्स को हम कलेक्ट करेंगे और फिर उनके डीएनए फिंगरप्रिंट्स को ऑब्टेन कर लेंगे। इसी तरह अब ये तो हमने कर लिए जो हमें सैंपल वहाँ से मिले हैं। अब हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स होंगे कि जिसके ऊपर हमें शक होगा कि मे बी ये मर्डरर हो सकता है, तो उनके सैंपल्स को कलेक्ट करके उनके भी डीएनए फिंगरप्रिंट्स को हम ऑब्टेन करेंगे। उसके बाद जो हमने सैंपल वहाँ क्राइम सीन से जो कलेक्ट किया था उसके डीएनए फिंगरप्रिंट्स को हम सस्पेक्ट्स के डीएनए फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके असली जो क्रिमिनल है उसका पता लगा लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इसलिए की जाती है। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि पैटर्निटी या मैटर्निटी डिस्प्यूट्स के केस में भी हम बायोलॉजिकल मदर और फादर का पता लगाने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करते हैं। तो अब स्टेप्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे। हमने सैंपल डीएनए का कलेक्ट करा, अब डीएनए को आइसोलेट उसमें से कैसे करेंगे, वही मेथड यूज़ करेंगे। सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन इज डन टू सेपरेट सैटेलाइट डीएनए फ्रॉम बल्क डीएनए। और अगर डीएनए का सैंपल बहुत कम है तो हम उसका एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं यूजिंग टेक्निक ऑफ पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इस टेक्निक को आप बायोटेक्नोलॉजी के लेसन में पढ़ेंगे। इस टेक्निक को हम वहाँ यूज़ करते हैं जब सैंपल हमारे पास बहुत कम होता है और हम उस सैंपल की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहते हैं, एम्प्लीफाई करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमने डीएनए का सैंपल कलेक्ट करके आइसोलेट कर लिया। सेकेंड स्टेप है हमारा कि हम जो हमें सैटेलाइट डीएनए मिला है उस सैटेलाइट डीएनए की कटिंग कराएंगे। किसके साथ कटिंग कराएंगे? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के साथ उन सैटेलाइट डीएनए को कट करेंगे RE के साथ में। उसके बाद हमें डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे जो कि डिफरेंट लेंथ्स के हों। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम क्या करता है? डीएनए को कुछ स्पेसिफिक साइट पर ही कट करता है। कैसे काम करता है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारी ये रिपीटेड सीक्वेंसेस होती हैं, इनके एंड पर, इनके जो एंड्स होते हैं, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिपीट्स हैं, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो रही है रिपीट्स, और यहाँ पर ये, इसमें कॉपी नंबर इस रिपीट में 4 है, इस वाली रिपीट में कॉपी नंबर 6 है। 6 टाइम्स ये सीक्वेंस रिपीट हो रही है। तो इनके एंड पर कुछ कंजर्व साइट्स होती हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है वो डीएनए को इन्हीं कंजर्व रेस्ट्रिक्शन साइट्स के ऊपर ही कट करेगा। वो कहीं से भी रैंडमली बीच में से कट नहीं लगाएगा, ऐसे नहीं काटेगा वो इन कंजर्व साइट पर ही डीएनए को कट करेगा। तो डीएनए में इस तरह की बहुत सारी जैसे सीक्वेंसेस हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करने के बाद हमें डिफरेंट लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिल जाते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा ये हो गया। लेकिन ये सारे के सारे जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये अभी हमारे टेस्ट ट्यूब में ही हैं, जिसके के अंदर हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डाला है। अब इन कट फ्रेगमेंट्स को हमें अलग अलग करना है। अलग अलग करने के लिए हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट स्टेप, जिसे कि कहते हैं एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
और ये जो कट फ्रेगमेंट्स हैं ये हमने क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ करके कट करे हैं, तो इन सेगमेंट्स को हम बोलेंगे RFLP, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। अलग अलग लेंथ के फ्रेगमेंट्स मिले हैं, तो इसलिए ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड हमने यहाँ पर यूज़ किया है। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय यूजिंग एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब हम जो हमें फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाते हैं। कैसे होती है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? हमारे पास इसमें एक प्लेट होती है जिसके ऊपर एगेरोस जेल भरा रहता है। एगेरोस जेल सेमी सॉलिड और पोरस नेचर का होता है, उसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इस एगेरोस प्लेट के ऊपर कुछ यहाँ पर वेल्स बने होते हैं जिसके ऊपर हम ये DNA के कट फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर लोड कर देते हैं। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर DNA फ्रेगमेंट्स बने तो हैं लेकिन वो सेपरेट नहीं हुए हैं, वो सारे इकट्ठे एक जगह हैं। तो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद जो हमें फ्रेगमेंट्स RE से कट करने के बाद मिले हैं वो अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, इसीलिए इस इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम करते हैं। तो यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रोवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को इसमें फ्लो करवाया जाता है। तो जिधर की साइड में हम DNA को लोड करते हैं वहाँ पर निगेटिव चार्ज होता है, DNA निगेटिवली चार्ज होता है, और दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है। जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करवाते हैं तब DNA इस एगेरोस जेल में मूव करना स्टार्ट करता है। अब ये जो एगेरोस जेल है ये पोरस है, DNA मूव कर रहा है, तो जो सबसे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे वो ज़्यादा दूर तक मूव कर जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज की तरफ DNA भागेगा ना, तो जो सबसे छोटे सेगमेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा दूरी कवर कर लेंगे और जो बड़े सेगमेंट हैं वो पीछे रह जाएंगे। इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ या साइज ऑफ DNA वी कैन सेपरेट फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA ऑन एगेरोस जेल। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमें? फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, डीनेचरेशन ऑफ DNA बाय यूजिंग बफर सॉल्यूशन। अब जो DNA हमें यहाँ एगेरोस प्लेट के ऊपर मिला है वो डबल स्ट्रैंडेड है, हमें इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम DNA को डीनेचर करेंगे, एक बफर सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे या हम एल्केली NaOH का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद DNA जो है सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इन DNA के फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन के ऊपर। जेल पे से DNA फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सदर्न ब्लॉटिंग। तो याद रखना है आपको, सदर्न ब्लॉटिंग DNA के फ्रेगमेंट्स को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करने को कहते हैं। अब हमारे फ्रेगमेंट्स हमने ट्रांसफ़र कर दिए, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA है जो कि नाइलॉन मेम्ब्रेन पर आ चुका है। अब इन DNA फ्रेगमेंट्स का हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे यूजिंग अ सुटेबल DNA प्रोब। अब यहाँ पर आपको ये जानना है व्हाट इज़ प्रोब। प्रोब क्या है? तो प्रोब्स आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ DNA और RNA प्रिपेयर्ड इन लैब। तो DNA या RNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड फ्रेगमेंट्स होते हैं और दीज आर रेडियो एक्टिवली लेबल्ड। इन प्रोब्स को जो है पहले से बनाकर रखा जाता है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया जाता है, जिससे कि जो हमको अब DNA के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे उनकी जब हम नेक्स्ट स्टेप में ऑटो रेडियोग्राफी करवाने के बाद उन्हें एक्सरे फिल्म पर देखेंगे तो वी कैन डिटेक्ट दीज फ्रेगमेंट्स ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA with the help of this radioactive substance। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एनालाइजिंग द हाइब्रिड फ्रेगमेंट्स यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। उनकी ऑटो रेडियोग्राफी करवाएंगे और हमें एक्सरे फिल्म के ऊपर DNA के बैंड्स दिखाई देने लगेंगे। अब हम इन DNA के बैंड्स को एग्जामिन करके हम क्रिमिनल का पता बड़े आराम से लगा सकते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हमने क्राइम सीन से कोई सैंपल यहाँ पर कलेक्ट किया, उसकी DNA फिंगरप्रिंटिंग कराई, एक्सरे फिल्म पर उसके जो DNA फिंगरप्रिंट्स हैं वो हमें कुछ इस तरह के मिले। अब हमारे पास दो सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें शक है कि ये मर्डरर हो सकते हैं, तो हम उनसे भी सैंपल कलेक्ट करके उनके DNA फिंगरप्रिंट्स को एक्सरे फिल्म पर ले लेंगे। सारे स्टेप्स फिर से फॉलो करेंगे और उनके भी DNA फिंगरप्रिंट्स को हम ले लेंगे। फिर इनको मैच करेंगे आपस में, जो हमारा सैंपल है इसके साथ
कौन से डीएनए फिंगरप्रिंट्स मैच कर रहे हैं इन दोनों में से, पर्सन ए के कि पर्सन बी के? देखिए बताइए, ये हमारा सैंपल है जो कि क्राइम सीन से मिला है, ये पर्सन ए एक सस्पेक्ट है, एक पर्सन बी सस्पेक्ट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके जैसे सैंपल हमें पर्सन ए के सैंपल में मिल रहे हैं, पर्सन ए के डीएनए फिंगरप्रिंट्स में मिल रहे हैं। तो इसका मतलब पर्सन ए ही क्रिमिनल है, क्योंकि इसके डीएनए फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए हैं सैंपल के साथ में। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें और ध्यान देनी है वो ये कि जब हम डीएनए का सैंपल कलेक्ट करते हैं तो उसमें डीएनए में तो पूरा डीएनए है, सभी क्रोमोसोम्स का डीएनए है, तो हम सारे क्रोमोसोम्स के डीएनए के फिंगरप्रिंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। हम कुछ क्रोमोसोम सेलेक्ट कर लेते हैं, 2 या 3, और उनके फिंगरप्रिंट्स को ले लेते हैं। अगर हमने सैंपल में मान लीजिए क्रोमोसोम 1, 2, 3 के फिंगरप्रिंट्स लिए हैं, तो जो सस्पेक्ट्स हैं उनके सैंपल में भी हम क्रोमोसोम 1, 2, 3 के ही सैंपल्स को कलेक्ट करेंगे और आपस में मैच करके फिर हमें पता लग जाएगा। सेम इसी तरह से हम पैटर्निटी टेस्ट भी कर सकते हैं। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।